नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धांत पवार राज कंपटीशन क्लासेस बानसुर के प्लेटफॉर्म से आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हमने 1 मई को जो टैलेंट सर्च एग्जाम कंडक्ट करवाया उस सभी उनकी इंग्लिश का जो पेपर है उसकी सारे क्वेश्चंस की आंसर शीट मैं आपको यहाँ पर लाइव आकर के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है जो आपने लगाए हैं, जो गलती से आपने सही कर दिया, हो सकता है कि आपने वो गलत भी कर दिया हो, तो उनके जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आज की इस क्लास के अंदर। तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसकी आपको पहले पढ़ना है क्या इंस्ट्रक्शंस, इसकी जो सूचनाएं हैं वो अपने को बात करनी है उनके बारे में। लिखा हुआ है डायरेक्शन क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड, पहले से लेकर के जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो अपने को पैसेज दिया गया है, इसके पढ़ने के बाद में इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनका अपने को आंसर लगाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को इसी पेज पर पहले का आंसर मिल जाए। देखो लिखा हुआ है हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मीन्स होता है पृथ्वी। वैसे जब अपन बात करें अर्थ की, तो अर्थ को हम लोग टर्फ भी कह सकते हैं, टर्फ भी कह सकते हैं, और अर्थ को अपन वैसे बोल तो ग्राउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर अपन बात करें किसके बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, कि पृथ्वी के अंदर से क्रूड ऑयल कैसे आता है, पृथ्वी के अंदर से क्रूड ऑयल कैसे आता है। देखो ऑप्शन है थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद माइल्ड स्मेल, मतलब भीनी भीनी सी हल्की हल्की खुशबू के साथ में अगर आपका जो लिक्विड है क्रूड ऑयल वो थिक ब्राउन यानी कि गहरा ब्राउन होगा या ब्लैक कलर का होगा, इसकी अपने को बात करनी है पैसेज के आधार पर करेंगे। देखो सेकंड है थिक लिक्विड विद स्वीट स्मेल, मीठी मीठी खुशबू के साथ में एक ब्राउन कलर का जो गहरा लिक्विड है उसकी बात करेंगे। या तीसरा जो ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर का जो मिक्सचर है उसकी यहां पर अपने को बात करनी है कि वो जो क्रूड ऑयल है वो ऐसा आता है क्या कि अलग अलग कलर का मिक्सचर हो। तो अपन बात करते हैं, देखो लास्ट ऑप्शन की, थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि बहुत ही कड़ी, टाइट, भीनी नहीं, तेज स्मेल के साथ में जो आता है। तो इसमें अपने आंसर देखो लिखा हुआ है क्रूड ऑयल कम और क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल। देखो स्ट्रॉन्ग स्मेल यहां पर है, और देखो इसमें ऑप्शन क्या है, थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूं पैसेज को, ताकि मैं आपके दोनों क्वेश्चंस को खुद ही क्या कर सकूं, सोल्व कर सकूं। देखो इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, बहुत ही जटिल तरीके से इसका सब्सटेंस बना हुआ है, जिसमें ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज, और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी धातु है, जो यौगिक वगैरह होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, उनकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है। और देखो मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शन। देखो वेरिंग प्रोपोर्शन का मतलब होता है अलग अलग, तो जो अलग अलग अनुपात के अंदर जो इसके अंदर चीजें मिली हुई है वो मोस्टली कैसी होंगी, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिली हुई चीजें अपने को इसमें देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा और। सच हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज बिटुमिन, एस्फॉल्ट एंड नेचुरल गैस। और इसने क्या कहा कि जो इस प्रकार के जो क्वालिटीज हैं, क्या बोला इसने, सच हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का जो मिक्सचर है उसी प्रकार के जो क्वालिटीज अपने को और अलग प्रकार के क्रूड ऑयल में देखने को मिलेंगी, जिसका नाम अपन बोल सकते हैं बिटुमिन, एस्फॉल्ट एंड नेचुरल गैस। इसके बाद में लिखा हुआ है मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स, ये निकलता है कहां से, फ्रॉम द कार्कासेस ऑफ टाइनी एनिमल्स। यहां पर जो कार्कास है इसका मतलब होता है शव या लाश। शव और लाश को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैडेवर भी कहा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको पैसेज के साथ साथ अपनी तरफ से वोकैब भी याद कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आगे देखो, इसने कहा कि जो छोटे छोटे एनिमल जब मर जाते हैं, डेड हो जाती है उनकी बॉडी से, तो जो उनका अवशेष, जो उनके रिमेन्स होते हैं, उनके आधार पर अपन क्या बनाते हैं, ऑयल, कौन सा, मिनरल ऑयल। आगे देखो एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी, बहुत सारे जो प्लांट्स जो समुद्र के अंदर रहते हैं, ओशन महासागरों के अंदर जो रहते हैं, उनसे भी अपने को ये क्या मिलते हैं, इसका ओरिजिनल होता है किसका, क्रूड मिनरल ऑयल का। देखो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल ओरिजिनेट। ये अपने पास जो भी लाइन मैंने आपको पढ़ाई है वहीं से आंसर आ गया। देखो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस नहीं है, कार्कासेस ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी, ये अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, यही तो इसका आंसर है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द एंटोनिम, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड अपने पास दिया हुआ है
इसका अपने को क्या बनाना है, एंटोनिम। एंटोनिम बोले तो अपोजिट। अपोजिट का मींस क्या हुआ, अपने को जब बात करनी है इसके अपोजिट वर्ड की, जो इसका विपरीत अर्थ होगा, तो सेंटेंस में अपना वर्ड है रेकलेस। रेकलेस की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति जो कैसा होता है, लापरवाह। और मैं बोलूं तो हम लापरवाह व्यक्ति को केयरलेस भी कह सकते हैं, और केयरलेस के साथ साथ आप इसको स्लिप शॉर्ट भी कह सकते हो, और स्लिप शॉर्ट के साथ में आप इसको नेग्लिजेंट भी कह सकते हो। नेग्लिजेंट में आप दो चीजें जोड़ सकते हो, अगर नेग्लिजेंट इन की बात करोगे या नेग्लिजेंट ऑफ की बात करोगे, तो नेग्लिजेंट इन तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में आप क्या बात कर रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में। अगर वो पढ़ाई में लापरवाह है तो नेग्लिजेंट इन का यूज करेंगे, अगर वह अपनी ड्यूटी या अपने वर्क के प्रति लापरवाह है तो वहां पर नेग्लिजेंट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ था रेकलेस का अपने को एंटोनिम बताना है, तो मतलब लापरवाह का उल्टा क्या होगा, जो बहुत अधिक केयर करे, जो बहुत अधिक सावधानी रखे। तो क्या मैं इसका आंसर यहाँ पर कोशिश लगा दूं, अरे हाँ या ना, वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हो आप सारे के सारे। इसका आंसर आपका डी ऑप्शन ही आएगा। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिर अपने को बात करना है कि करेक्ट प्रीपोजिशन यहां पर कौन सी है। सेंटेंस में देखते हैं, यू शुड कंप्लाई। इसका मतलब है कंप्लाई का मीन्स होगा फॉलो करना, आपको फॉलो करना चाहिए, आपको पालन करना चाहिए। किसका, ब्लैंक स्पेस के बाद दिया हुआ है माय रिक्वेस्ट, यानी कि मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो रिक्वेस्ट है, मेरी जो विनती है, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चा ध्यान दे, कंप्लाई के बाद में हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, कंप्लाई के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कंप्लाई ऑफ। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, गिव द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है आपको इसका क्या बनाना है, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड आपको बताना है। देखो, टिमिड का मतलब होता है क्या, कायर। ठीक है, बिगिनर का मतलब होता है जो शुरुआत में अपनी किसी चीज की जो शुरुआती स्टेज होती है उसको बोला जाता है। वियरी मतलब घुंघराले बालों वाला, बहुत सारे बालों वाला व्यक्ति जो हो जाएगा। और डिस्पिरिटेड मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार की स्पिरिट नहीं होती है। तो वर्ड अपने पास दिया हुआ है एमेच्योर। इसका मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो होता है क्या, अनुभवहीन, जिसको नॉलेज नहीं होती है। आप इसको नोविस भी कह सकते हो, आप इसको नेव भी कह सकते हो, और आप इसको क्या कह सकते हो, बिगिनर भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अटेंड। आप पहले तो मेरे को ये बताओ कि अटेंड का मतलब आपको पता होगा शायद। अटेंड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अटेंड करना, किसी चीज को शामिल होना, किसी फंक्शन में अटेंड करना, किसी सिचुएशन में अपने आप को वहां पर हाजिर करवाना। तो मुझे ये बताओ कि जो अटेंड है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका नाउन फॉर्म तो बेटा क्या बनेगा, अटेंशन बनेगा। इसका नाउन फॉर्म तो क्या बनेगा, अटेंशन बनेगा। ठीक है, और जो अपने पास में है, हम किसी चीज को लेकर के बात करें तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या बनेगा, अटेंटिव बनेगा। क्या बनेगा, अटेंटिव। क्योंकि इंग्लिश में आपको नाउन और एडजेक्टिव की छोटी सी मैं बात बता दूं कि नाउन जो है वह तो लास्ट में ION, NESS, MENT और SOOD ये चीजें लेकर के आएगा, प्लस जो आपका एडजेक्टिव है IVE, FUL, NESS, LESS, FUL वगैरह लेकर के आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो सेंटेंस के किस भाग में गलती है ये अपने को बात करनी है। देखो लिखा हुआ है नेहा एंड आई। अगर नेहा की बात करें तो ये एक है, और इसको हमने किससे जोड़ा है, एंड से, किसके साथ में, दूसरे पर्सन के साथ में। तो जब दो की बात करेंगे सीधी सी बात है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर आई के बाद में अपने को हैव दे रखा है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी सही है। लेकिन अगर मैं नेहा और आई की बात करूं तो दो लोग हो गए, अगर दो हो गए तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या नहीं आएगा, माई नहीं आएगा। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए, अवर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चला कि सेंटेंस के पार्ट ए में अपना क्या है, एरर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा हुआ है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन बनाना है आपको। बहुवचन बोले तो जब हम किसी ऐसी नाउन की बात करें जो सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब जिसकी संख्या क्या है, एक है, अगर हमें इसको मोर देन वन में कन्वर्ट करना है तो हमें एक विशेष नियम के तहत इसको पूरा करना होता है। ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंडम। और इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको कई बार क्लास में पढ़ाया भी होगा कि जब किसी नाउन के लास्ट में आपको यूएम दिख जाता है,
किसी नाउन के साथ में आपको क्या दिख जाता है, यूएम दिख जाता है, तो इसका प्लूरल बनाते टाइम हमेशा क्या लिख देते हैं, यूएम को हटा करके ए लगा देंगे। तो एजेंडम जो है इसका प्लूरल क्या बनेगा, एजेंडा बनेगा। ठीक है, आगे चलो बेटा और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम या फ्रेज। इस इडियम की या इस फ्रेज की अपने को पूरा प्रॉपर मीनिंग बताना है। क्या लिखा हुआ है, ए कोक एंड बुल स्टोरी। इस इडियम का जो प्रॉपर मीनिंग है वो आपका क्या होता है, एन इमेजिनरी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी, ऐसी कहानी जो कल्पनाओं से भरी हुई है, जो कोरी कल्पनाओं के आधार पर बनी हुई है। या हम बात करें ऐसी कोई कहानी जिसमें अपने को जिस कैरेक्टर के बारे में बात करनी है वो इसमें मौजूद ही नहीं है, ऐसी कहानी जिसका कोई सार नहीं है, कोई सारांश नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि आपके पास लिखा हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव या एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस अपने को चूज करना है। ध्यान देना, यहाँ पर हो सकता है कि आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ हो, या हो सकता है कि आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया हो। अगर पैसिव की बात करोगे तो मैं लिख देता हूँ इस साइड में, अगर आप पैसिव की बात करोगे, अगर आप पैसिव की बात करोगे तो पैसिव में आपको V3 के बाद में बाय मिलेगा और बाय के बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखो, मेरे को बताओ सीधी सी बात, बाय होम आपको दिखा और बाय सबसे पहले दिख गया, तो ये आपका सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है। बाय होम कब आएगा, जब इसका एक्टिव फॉर्म में इसका सब्जेक्टिव पोजीशन पर क्या होगा, हु होगा। ठीक है, तो हु वैसे तो खैर सारों में ही है, लेकिन एक बात और बताओ कि इजेमार के बाद में अगर थर्ड फॉर्म है, इजेमार के बाद बीइंग है और फिर थर्ड फॉर्म है, तो मतलब इसका एक्टिव इजेमार ही रहा होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहा होगा, इजेमार रहा होगा। तो मुझे ये बताओ कि हु इज फीडिंग द चाइल्ड में इज है, यहाँ पर हैज है गलत है, यहाँ पर वो है ये भी गलत है, और हैज बीन है ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इजेमार प्लस बीइंग तब आएगा जब अपने सेंटेंस में इज दे रखा हो एक्टिव वॉइस के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास में, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। यह वह था जो क्लास में दौड़ते हुए आया। इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या गलती है, इसका पता लगाएंगे अब हम सारे के सारे बच्चे मिलकर के, आप और मैं मिलकर के डिस्कशन करेंगे कि सेंटेंस में कहां पर एरर है। ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूं कि सेंटेंस में इट जो एक प्रोनाउन होता है, इसको यूज करने का एक रूल है बेटा। इट को हम जब यूज करते हैं तो इट के बाद में अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या आपको मान लो कोई मेन वर्ब दिखे, इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिखे, तो इसके बाद में आने वाला जो केस होगा वह हमेशा कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। जबकि इट के बाद में अगर आपको कोई प्रीपोजिशन दे दी जाती है तो वहां पर आपका कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। जैसे लिखा हुआ है इट वॉज हिम, तो इट आया आपको, यहाँ पर वॉज मिला, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, ही लगाऊंगा। आंसर क्या बनेगा, इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अपने को एरर का पता लगाना है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, विच बुक हैड यू रेड लास्ट ईयर। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको तीन चीजें बताता हूं बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास में दो तीन चीजें होती है। जैसे आपको मैं कहूं कि सबसे पहले अपने को टेंस का पता लगाना है, टेंस के बाद अपने को पता लगाना है किसका, कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस के बाद पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, और सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या मेन वर्ब आएगी, अपने को इसका पता लगाना है। तो सेंटेंस में आपको क्या वर्ड मिला, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात करें तो ये टाइम एडवर्ब है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की टाइम एडवर्ब है तो फिर आप ये देखो कि सबसे पहले आपको क्या मिला, विच मिला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिली। लेकिन मुझे ये और बताओ कि सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड जब आएगा और उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सेंटेंस डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव होगा, हाँ है ना, वेरी गुड। अब ये डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर अपने को हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन देखने सही है कि गलत है। अब चूंकि लास्ट ईयर आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, हेड का यूज नहीं करते बेटा, ध्यान देना। तो यहाँ पर डिड की जगह पर क्या यूज करेंगे अपन, सॉरी हेड की जगह पर क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलो। तो इसका मतलब पार्ट अपना कौन सा, पार्ट ए में अपना क्या है, एरर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आर्टिकल का अपने को क्या करना है, चूज करना है, सिलेक्शन करना है। दिखा, ध्यान देना, वाल्मीकि ब्लैंक स्पेस रामायण इज ए सेक्रेड बुक। सेक्रेड मींस पवित्र, सेक्रेड मींस क्या होता है, पवित्र। अगर मैं सेक्रेड की बात करूं तो आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या, होली। होली का मतलब भी क्या होता है, पवित्र होता है।
और जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको बेटा क्या कह सकते हैं हम, रिलीजियस भी कह सकते हैं, और जो पवित्र चीजें होती हैं उनको हम लोग पायस भी कह देते हैं, हाँ या ना, वेरी गुड। देखो तो रामायण एक पवित्र बुक है, लेकिन मुझे एक बात और बताओ, रामायण के पहले यहाँ पर आप हमेशा आर्टिकल दे का यूज करते हो, ये बात आपको पता है, लेकिन जब इसके पहले कोई सब्जेक्ट दे रखा हो और उस सब्जेक्ट में आपको क्या दे दिया जाए, उस सब्जेक्ट के साथ में आपको दे दिया जाए अपोस्ट्रोफी एस, तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, आपका आंसर यहाँ पर आएगा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नन ऑफ दीज अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का अपने को सिलेक्शन करना है कि इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच सही है। सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड, उसने कहा, व्हाटएवर सराज डज, जो कुछ भी सराज करता है, डिसप्लीजेस हर मदर इन लॉ, वह उसकी सास को दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, सीधी सी बात है, आप यहां पर क्या देखोगे, आपको फुल स्टॉप दिख रहा है। इस प्रकार का जो पार्ट है सेंटेंस का, इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अपने को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को देखते हुए, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका यहाँ पर जो सेड है वो टोल्ड में चेंज होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दो कि अब यहाँ पर जो टोल्ड है, यहाँ पर जो टोल्ड है वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस भी सेंटेंस में आपको टोल्ड दी है वो गलत है, ठीक है। अब सेड, सी सेड, सी सेड, सी सेड हो सकता है सही है, दैट वाला भी हो सकता है सही है, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। लेकिन अब आप एक चीज सोचो कि डज अगर आपके पास आया तो ये किस में चेंज होगा, डज किस में चेंज होगा, डिड में चेंज होगा, तो डिड वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैंने आपके 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि मैंने आपका कंप्लीट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता है आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ठीक है। और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।